गुड इवनिंग बच्चों। हम लोग क्लास 9th की हिस्ट्री को फॉलो कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म सेक्शन 2 में आता है बच्चों ये। और अभी तक हमने कई वीडियोस देखे समझे। बच्चों ये वीडियो आपके सामने मैं ला रहा हूँ और आपकी स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है 4.3 सैमिन्स चैलेंज, आज हम इस पैराग्राफ को डिस्कस करेंगे। एक एक वर्ड, एक एक लाइन को हम लोग देखते हैं। अराउंड 1890 सुरोनतिको सैमिन ऑफ रेंडुलैटंग विलेज, a teak forest village, began questioning state ownership of the forest. He argued that the state had not created the wind, water, earth, and wood, so it could not own it. 1890 के आसपास सुरोनतिको सैमिन, जो कि रेंडुलैटंग विलेज के रहने वाले थे, एक ऐसा गांव जहां पे टीक प्लांटेशन किया गया था डच लोगों के द्वारा। इन्होंने डच गवर्नमेंट से, उस कॉलोनियल गवर्नमेंट से प्रश्न पूछना शुरू किया। क्या प्रश्न पूछा कि आप जो बोलते हैं कि ये जंगल आपका है, यानी डच लोगों का है, तो ये किस प्रकार से है, कैसे है ये जंगल आपका। उन्होंने ये तर्क दिया कि जब इस डच सरकार ने विंड को नहीं बनाया है, वाटर को नहीं क्रिएट किया है, अर्थ को नहीं क्रिएट किया है, इस वुड को, इस पेड़ को जब आपने क्रिएट नहीं किया है, नहीं बनाया है, तो आप इसके मालिक कैसे बन सकते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉजिक दिया उन्होंने कि इफ़ यू आर नॉट क्रिएटर देन हाउ कैन यू ओन इट। मतलब अगर आपने इन सारी चीज़ों को क्रिएट नहीं किया है तो फिर ये आपका कैसे। Soon a widespread movement developed. Amongst those who helped organize it were Samin's sons-in-law. और बहुत जल्दी ये एक आंदोलन के रूप में विकसित हो गया और जिन लोगों ने मिस्टर सैमिन की मदद की इस आंदोलन को संगठित करने में, ऑर्गेनाइज करने में, वो उनके खुद के दामाद थे, सन इन लॉ थे। बाय 1907 3000 फैमिलीज वर फॉलोइंग हिज आइडियाज़, और 1907 तक लगभग 3000 परिवारों ने मिस्टर सैमिन के विचारों से अपनी सहमति जताई और उन पर अमल करना शुरू किया। Some of the Saminists protested by lying down on their land when the Dutch came to survey it, while others refused to pay taxes or fines or perform labor. अब मिस्टर सैमिन की जो ये आइडियोलॉजी थी, मिस्टर सैमिन की जो विचारधारा थी, उससे सहमत हुए लोग, जो उनके अनुयायी थे, जो उनकी बात से सहमत थे और उनके आंदोलन में भागीदारी कर रहे थे, वो डच लोगों के विरोध का उनका अलग अलग तरीका था। कुछ लोग ज़मीन पर, अपनी ज़मीन पर लेट जाते थे, ज़मीन पे, भूमि पर सो जाते थे। जब डच लोग आते थे सर्वे करने के लिए, उनकी ज़मीनों का सर्वे करने के लिए आते थे, तो वो ज़मीन पर लेट जाते थे। कुछ लोगों ने टैक्स पे करने से मना कर दिया कि हम टैक्स जो है, कर जो है वो
नहीं पे करेंगे, आपको देंगे ही नहीं। कुछ लोग जो जंगल के कानूनों को तोड़ते थे, डच लोगों के द्वारा बनाए गए कानूनों को तोड़ते थे, तो डच गवर्नमेंट उन पर फाइन लगाती थी, पेनल्टी लगाती थी, तो वो उस फाइन या पेनल्टी को देने से मना कर देते थे। और कुछ लोग मना कर देते थे किसी भी तरह की बेगारी करने से, मजदूरी करने से, कि हम तुम्हारी बेगारी मजदूरी नहीं करेंगे। मतलब कहने का मतलब, जो भी लोग मिस्टर सैमिन से सहमति रखते थे, उनकी विचारधारा का समर्थन करते थे, उन लोगों ने डच लोगों के खिलाफ प्रतिरोध का अलग अलग तरीका अपनाया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक 4.4, जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है बच्चों, वार एंड डिफॉरेस्टेशन, युद्ध और डिफॉरेस्टेशन ना। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर and the Second World War had a major impact on forest. In India, working plants were abandoned at this time, and the forest department cut trees freely to meet British war needs. प्रथम विश्व युद्ध और जो द्वितीय विश्व युद्ध, इन दोनों वर्ल्ड वार, दोनों विश्व युद्ध ने जंगलों पर बहुत गहरा, बहुत बड़ा असर छोड़ा। भारत में युद्ध के समय, दोनों ही विश्व युद्धों के समय भारत एक कॉलोनी था, अंग्रेज़ों का गुलाम था। तो अंग्रेज़ों की युद्ध की आवश्यकताओं, युद्ध संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जंगलों को एक पूरी आज़ादी के साथ निरंकुश होकर काटा गया। In Java, just before the Japanese occupied the region, the Dutch followed a scorched earth policy, destroying sawmills and burning huge piles of giant teak logs so that they would not fall into Japanese hand. और उधर जावा में क्या हुआ, जब डच लोगों ने देखा कि जापानीज़ लोग जावा पर कब्जा कर ही लेंगे, तो डच लोगों की जो पॉलिसी थी कि वो भागते भागते उन लोगों ने क्या किया, जितनी भी सॉ मिल्स यानी आरा मशीनें थीं, जहाँ पेड़ों को जो वुडन लॉग होते हैं, पेड़ों के जो लट्ठे होते हैं, उनको चीरा जाता है, उनको काटा जाता है, उनको आग लगा दी, है ना। जो पूरी लकड़ियाँ टीक जो होते हैं, सागवान की जो लकड़ी होती है बढ़िया, है ना, पूरा ढेर का ढेर जो वुडन लॉग है उसमें आग लगा दी गई ताकि वो जापानी सेना के हाथ में ना पड़े। पूरा जला दिया उन लोगों ने, डच लोगों ने। The Japanese then exploited the forest recklessly for their own war industry, forcing forest villagers to cut down forest. इसके बाद जब जापान के लोगों ने कब्जा किया जावा पर, तो उन्होंने तो और बुरी तरह से शोषण करना शुरू कर दिया, जंगलों को काटना शुरू कर दिया अपनी वार नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, है ना, युद्ध की आवश्यकताओं को, अपनी इंडस्ट्रीज़ को फुलफ़िल करने के लिए उन्होंने जम के जंगलों को कटवाया। और आसपास के जो ग्रामीण थे उनको ज़बरदस्ती उनको लगाया कि चलो जंगलों को काटो। Many villagers used this opportunity to expand cultivation in the forest. और कुछ ग्रामीणों ने इसको एक अवसर के तौर पे लिया, उन्होंने जंगलों को काटा, तो चलो भैया जंगल कट रहे हैं तो ठीक है, इससे क्या होगा, हमको खेती करने की हमारी ज़मीन बढ़ जाएगी, हम खेती करेंगे भाई, जंगल साफ़ हो जाएगा तो हम इस पर खेती करेंगे। After the war, it was difficult for the Indonesian Forest Service to get this land back. युद्ध के बाद जब इंडोनेशिया सरकार के अंडर में जब जावा आया, तो इंडोनेशिया का जो फॉरेस्ट विभाग था, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था, उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया कि वो उस ज़मीन को जिस पे कि जंगल हुआ करते थे वापस ले सके, उनको जंगल के रूप में बदलने
के लिए वो ज़मीन को वापस ले सके। क्यों? क्योंकि अब वो सारी ज़मीन कल्टिवेटेड लैंड हो चुकी थी, उस पर खेती हो रही थी। As in India, people's need for agricultural land has brought them into conflict with the forest department desire to control the land and exclude people from it. और इंडिया में भी वही हुआ है ना, लोगों की जो कृषि भूमि की आवश्यकता है वो आड़े आ गई, किस? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के। यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट चाह कर भी उस ज़मीन को वापस नहीं ले सका जो कभी जंगल हुआ करती थी। वो उस ज़मीन पे जंगल हुआ करते थे, फॉरेस्ट हुआ करते थे, उसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वापस नहीं ले पाया। क्यों? क्योंकि नाउ दीज लैंड्स, दीज रीजन्स आर कन्वर्टेड इनटू कल्टीवेशन लैंड। अब ये कृषि भूमि के रूप में मान्यता मिल गई थी। ठीक है, तो अब आप जो है उस लैंड पर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उस लैंड पर अपना कंट्रोल नहीं कर सका और लोगों को वहाँ से निकाल दे, हटा दे, ये भी नहीं हो पाया, क्योंकि अब वो कृषि भूमि में परिवर्तित हो चुकी थी। बच्चों, आज का वीडियो बस यहीं तक। कल हम लोग इस चैप्टर को लगभग समाप्त कर देंगे और अभी 1-2 और हेडिंग्स बची हुई हैं, उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओके बच्चों, गुड नाइट।